डन. So next, हम लोग कहाँ पर थे? What we were studying yesterday. Okay. So we had seen. Start करते हैं. Okay. Please during the session switch. अगर आपका माइक म्यूट पर नहीं है तो म्यूट पर कर दीजिए. ठीक है, मैं भी कर दूँ. Everyone is mute. Okay. ठीक है. So please mute your mic. Video भी. So next we are going to discuss is, okay, we had seen yesterday pressure, right? So pressure we understand. कल pressure देखा था. कैसे define होता है? P is equal to F by A. This force is normal force and this is the area, right? Now, so up to fundamental unit, force and shear. Yeah, correct. So next thing what we are going to see is pressure. ठीक है, इतना सबको समझ में आता है. ठीक है, लेकिन प्रेशर में एक आध दो वो है. प्रेशर में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जो यूज होते हैं और जिसका कन्वर्जन यूज होता है. ठीक है, तो पहला जो यूनिट जो कन्वर्जन यूज होता है प्रेशर में वो है, एक तो होता है प्रेशर का यूनिट क्या होता है, व्हाट डू वी यूज इज 1 एटमॉस्फेयर. दैट इज हाउ मच. ये तो सबको पता होगा. बार में कितना होता है? 1.013 बार. ठीक है ना. और मेरा वन, चलो इसको कंप्लीट कर दो, 25 बार. सो 1 बार इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये सब कन्वर्जन आना चाहिए. दूसरा एक होता है, वी कॉल इट 760 mmHg. ठीक है. So now, if I ask you to convert 760 mmHg to meter of H2O, how will you do it? Yeah, this Newton per meter square is nothing but Pascal. So this is how many meters of H2O. Meters or mm or centimeter, whatever unit you want to use. कैसे convert करोगे? How will you do it? सबसे पहले ये इक्वेशन समझ में आता है कि नहीं आता है? mmHg समझ में आता है? What is that? What is that? mmHg सूच है. This is nothing but, if I write mmHg, it is nothing but 760. Yeah, but how do, from where do you get this? Right. So 760 into mm, we are saying, right? So how do you write 760 into 10 raised to minus 3? In terms of meters, I'm converting it. So this is meters. This is nothing but density. So you have to write h into rho into g. Right. So this is into rho is how much? How much? What's the density of Hg? 13.6, or you can say 13600. एंड वापस से मैं लिख रहा हूँ. ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है. इंटू 9.81. ये मुझे प्रेशर मिलेगा, किस में मिलेगा? पास्कल में. ये प्रेशर किस में मिलेगा? पास्कल में. पी ए. कैसे मिला? तो पी इज इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जी. सो एच ये रहा हाइट, रो ऑफ मर्क्यूरी एच जी, जी इज दिस इज डेंसिटी, दिस इज एच. इतना क्लियर है? So now, if you were to convert this in terms of H2O, कैसे करोगे? देखो, इसको अगर मेरे को H2O के हाइट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? H1 rho 1 G1 और H1 rho 1 G is equal to H2 rho 2 G. This is for mercury. This is for water. Correct. So
जी तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। H1 क्या है 760 इंटू 10⁻³ ये मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। इंटू रो क्या था 13600 इज इक्वल टू H2 ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी क्या लेंगे वाटर का 1000। ठीक है, इतना सबको क्लियर है कि इसमें कुछ डाउट है? इट्स वेरी सिंपल। एनी डाउट्स अप टू दिस पॉइंट? सो फाइंड H2। सो हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया 760 mm Hg is equal to how many meters of H2, right? तो यहाँ से ये जो H2 मिलेगा ना दैट वुड बी HW वाटर। या H2 का यूनिट क्या होगा ये बताओ, कितना कैलकुलेट करके बताओ फटाफट, ये कितना है, हाउ मेनी मीटर्स यू आर गेटिंग? Right, so somewhere around 10.33 meters of H2O. Is this clear? इसमें कुछ डाउट है? So ये जो 760 mmHg है उसको मैं कैसे बोल सकता हूँ? What no sir? How much you are getting? Okay. Okay. Done. Right. I think ये तो सबको आता है। So this is it. इसके अलावा प्रेशर में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। ये बहुत नेक्स्ट वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब समझ में आता है? इसका मतलब ऐसा होता है, इसका मतलब ऐसा है कि अगर मैं 760 mm ऑफ मर्क्यूरी फिल करूंगा कॉलम में, राइट? तो यहाँ पे जो बॉटम में प्रेशर होगा ना एट द बॉटम दैट वुड बी 760 mmHg, but that would be nothing but how much? 1 atmosphere. Similarly, if I take some 10.3 meters of H2O, मतलब एक लंबा सा टैंक लूंगा जिसकी हाइट 10.3 मीटर्स है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है Hg है और यहाँ पे क्या भरा हुआ है वाटर भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो बॉटम में प्रेशर लगेगा ना दैट इज नथिंग बट 1 atmosphere, राइट? सो इसका मीनिंग ये होता है, सो दोनों सेम ही प्रेशर एक्सर्ट करते हैं 1 atmosphere, बट दोनों की हाइट अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? बिकॉज इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने ये किया H1/H2 इज इक्वल टू ρ2/ρ1। यू कैन फाइंड, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। कभी भी ऐसे कन्वर्ट करना है तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट इज, there are two things. One is called gauge pressure, right? And absolute pressure. So ये gauge pressure क्या होता है, absolute pressure क्या होता है? What is the difference between gauge pressure and absolute pressure? See, ये तो सब लोगों को आना चाहिए, मतलब सभी लोगों ने पढ़ा है। This is nothing जैसा बहुत sophisticated complicated नहीं है। हाँ, तो gauge pressure क्या होता है? Gauge means the closed container or body. Is that true? Gauge means closed container or a body. Right. See, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये कंटेनर है, इसमें कुछ गैस फिल्ड है, तो यहाँ पे गेज एक है, ठीक है? एंड दिस हैज अ वेंट हियर एट द टॉप। यहाँ पे एक वेंट है एट द टॉप, ये वाले कंटेनर में। ये जो प्रेशर गेज होगा, दिस इज नथिंग बट प्रेशर गेज, एंड हियर यू हैव अ वेंट, करेक्ट? सो ये जो इस वाले सिस्टम में, ठीक है, ये जो यहाँ पे अंदर गैस है, इस वाले सिस्टम में जो प्रेशर गेज जो प्रेशर शो करेगा वो क्या है, गेज प्रेशर है कि एब्सोल्यूट प्रेशर है?
gauge pressure. No, the answer is not true actually. ये कौन सा प्रेशर पता है? ये जो प्रेशर गेज है वो कौन सा प्रेशर शो करेगा पता है? एब्सोल्यूट प्रेशर। आई टेल यू व्हाई। ठीक है, ये वेंट है, वेंट इज ओपन टू एटमोस्फियर, दिस इज ओपन टू एटमोस्फियर, तो यहाँ से एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होगा और अंदर का जो प्रेशर है वो तो है ही है। ठीक है, सो ऑब्वियसली यू कैन आर्ग्यू दैट सर अंदर का गैस बाहर नहीं आ जाएगा। हाँ वो आ सकता है, बट मैंने एक इंस्टेंट दिया था। ठीक है, दी प्रेशर इनसाइड इज हाई, तो बाहर चले जाएगा, बट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, सो दैट यू हैव गैस इनसाइड एट हाई प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर और बाहर का एटमॉस्फेयर 1 है, तो ये जो प्रेशर होता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर शो करेगा व्हेन इट इज फ्लो सिस्टम्स, मतलब ओपन सिस्टम्स की बात करें। सो इट डजंट मीन दैट ऐसे क्लोज सिस्टम होगा लेकिन उसमें अगर फ्लो हो सकता है बाहर से, तो इट कैन आल्सो गिव एब्सोल्यूट प्रेशर। बट अगर ऐसा वेंट जैसा कुछ नहीं है, देयर इज नो वेंट टू इट, ठीक है, जैसे क्लोज सिस्टम है, तब कौन सा प्रेशर होगा? वेंट नहीं है, देन व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर यू विल हैव? यू विल हैव गेज प्रेशर। ठीक है, सो दिस इज योर गेज प्रेशर। सो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। करेक्ट। नेक्स्ट, सो इसी में ये क्या होता है? वैक्यूम क्या होता है वो कौन बताएगा? वैक्यूम कैसे डिफाइन होता है? बिलो गेज प्रेशर, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नो, जैसे तो उसको कैसे लिखते हैं? कैसे लिखेंगे उसको? वैक्यूम होगा तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम। ध्यान से, हाउ डू वी राइट दिस? सो इफ आई राइट वैक्यूम इज इक्वल टू, अगर मुझे वैक्यूम लिखना है तो वैक्यूम क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक माइनस एब्सोल्यूट। ध्यान से, ऐसे लिखते हैं। Absolute pressure is equal to atmospheric pressure minus vacuum. So you can say vacuum is equal to atmospheric pressure minus absolute pressure. ठीक है, सो वैक्यूम कौन से यूजुअली, हाँ एटमोसफियर से बिलो ही है ना, इसीलिए तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज शोन हियर, ये क्या होगा? एटमॉस्फेरिक माइनस क्यों वैक्यूम किया? वैक्यूम माइनस एटमॉस्फेरिक क्यों नहीं किया? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आता है एब्सोल्यूट प्रेशर का, उनको एब्सोल्यूट प्रेशर नेगेटिव नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा अभी ध्यान से, ठीक है, सो दिस वैक्यूम इज ऑलवेज बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज ट्रू। ठीक है, लेकिन इफ आई से दिस, यहाँ पर इसको ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूंगा कि एक कंटेनर है, जनरली एमएमएचजी, एमएमएचजी को टॉर भी बोलते हैं, TORR। ठीक है, सो ये जनरली जो वैक्यूम होता है वो एमएमएचजी में रिप्रेजेंट होता है। सो
मान लो कि यहाँ पे मैंने बोल दिया कि मेरा प्रेशर है 600 mmHg वैक्यूम। सी गेट में कैसा मतलब गेट में कहीं पे भी कैसा लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है। मतलब अगर कुछ भी प्रेशर है तो प्रेशर ए लिखा होगा। तो ए क्या होता है, एब्सोल्यूट। ऐसा लिखा होगा पी जी। सो जी क्या रिप्रेजेंट करता है, गेज। मेनी टाइम्स ऐसा पी वैक्यूम ऐसा लिखा होगा, तो सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, बट मेनी टाइम्स इट वुड बी रिटर्न समथिंग लाइक दिस, पी वैक्यूम, पी गेज, पी एब्सोल्यूट। सो वो ध्यान से, ठीक है। सो पी जी नोटेशन के फॉर्म में दिया होता है। सो दिस इज सेड दैट वैक्यूम कितना है, 600 mmHg। तो इसका एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर फॉर दिस। सो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो जाएगा, 160 mmHg। इसका मतलब समझ में आता है, इसका मतलब ऐसा है, if I say 600 mmHg vacuum, which means that मैंने जो कंटेनर था उसमें 600 mmHg जितने मॉलिक्यूल से एक्सर्ट होता है उतना मटेरियल बाहर ले लिया, आई टेकन दैट अमाउंट आउट। सो अंदर कितना है, अंदर इज 160, ध्यान से, mmHg एक्चुअली। अंदर कितना गैस है, इतना गैस है जो बस सिर्फ 160 mmHg प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। बाकी का 600 क्या कर लिया हमने, बाहर ले लिया। सो व्हेनेवर आई से वैक्यूम, इट मींस हाउ मच ऑफ द गैस आई हैव टेकन आउट, ठीक है। हमेशा वैक्यूम में ये मतलब होता है। सो दिस इनसाइड इट इज 160 mmHg एब्सोल्यूट। सो अंदर इतना मॉलिक्यूल है, बाकी का जो भी था वो बाहर ले लिया, दैट इज वैक्यूम। इसका मतलब ये होता है। इज दिस क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, गुड। नेक्स्ट इज वर्क। हाउ डू वी डिफाइन वर्क? सी ये सब डेफिनेशंस ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है, बट even then it'll give you these certain definitions, right? So work कैसे define होता है? Work is equal to force into displacement। but what हम लोग क्या बोलेंगे, displacement in the direction of the force और force in the direction of the displacement, कुछ भी बोल सकते हैं, right? So you can say displacement in the direction of the force, correct? बिकॉज ऐसा क्यों बोला है, बिकॉज एफ कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। सो इट डिपेंड्स कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा। सो देन यू हैव दिस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू द डिस्प्लेसमेंट मीटर्स। व्हाट इज दिस यूनिट, न्यूटन इनटू मीटर। इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड, न्यूटन इनटू मीटर, जूल्स, राइट। सो ये कौन सा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है, यू कैन से एमकेएस यूनिट। Similarly, what is the CGS unit for this? That is ERGS, OGS. Right, that is the CGS unit for joules. और एक कन्वर्जन है जो थर्मोकेमिकल है, बेसिकली कैलोरी। So 1 calorie is equal to 4.184 joules, ठीक है। Yep, done. Next. तो इतना तो सबको पता है वर्क क्या होता है, वर्क वर्क समझ में आता है कि नहीं आता है? तो हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे तब क्या आएगा, विल हैव बहुत सारे अलग अलग टाइप के वर्क आएंगे। एक्सपांशन वर्क आएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क आएगा, एक्सपांशन शाफ्ट वर्क आएगा। सो विल सी ऑल दोज थिंग्स। सर एफ इज इक्वल टू एन होगा ना?
Oh, sorry. Sorry. By mistake, I wrote it. Right. So F is equal to Newton into meters. This would be, you correct कर लेना. Okay. So this is it. Next is power. So how do you define power? See, before going to power, wait. Before going to power, we can say that energy. So कौन कौन से टाइप की एनर्जीज पता है? हम लोग अभी सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी सीखते हैं. So कौन कौन सी मैकेनिकल एनर्जीज पता है? What are the energies you know? पहला कौन सा है? Kinetic energy. How do you define kinetic energy? 1/2 mv. Wait, this v is velocity, mv square. इसका यूनिट फाइंड करो. kg into meter square per second square. Correct? Unit क्या होगा? kg into meter square per second square. So this can be written as kg into meter per second square is nothing but Newton. Right? So this is nothing but into meter. So this is Newton into meter, which is equivalent to joules. Correct. So obviously energy का unit भी क्या होगा? जो work का energy है, work is also a form of energy. Heat is also a form of energy. ठीक है? So उनका unit joules होता है, तो kinetic energy का भी unit क्या होगा? Joules. Next is potential energy. How do you define potential energy? mgh. m क्या है? Mass. g gravitational acceleration. h क्या है? Elevation. I can say height. Correct. यहाँ पे m क्या है? Mass, and this is velocity. Correct. What is the unit of this again? Has to be joules. Check कर लेना करके. ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है? जूल. एक और टाइप की मैकेनिकल एनर्जी होती है जो शायद से तुमको नहीं पता होगा कि नहीं पता नहीं. दैट इज कॉल्ड फ्लो एनर्जी. फ्लो एनर्जी क्या होता है? इसको डिफाइन होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम. हाउ डू डिफाइन फ्लो एनर्जी? यूनिट्स देखते हैं. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू ये क्या होगा? मीटर क्यूब. सो ये क्या हुआ? न्यूटन इंटू मीटर. दिस इज नथिंग बट जूल्स. दिस इज कॉल्ड फ्लो एनर्जी. इट इज ऑल्सो नोन एज एंट्रेंस वर्क. इसको एंट्रेंस वर्क भी बोलते हैं. तो जब फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा और पाइप में से जब फ्लो होता है ना, तो जब एंट्री पे जो वर्क होता है ना, फ्लो की वजह से, जो फ्लो की वजह से जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज नथिंग बट P into V. राइट. सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी. इसका भी यूनिट चेक करोगे तो होगा जूल्स. इज दिस क्लियर? डेफिनेशन ऑफ फ्लो एनर्जीज, ऐसे कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है. सेम वे energy or the energy due to the flow of the molecules. That is the definition of it. Right? Okay. Next, हम लोग कहाँ पे थे? एनर्जी देख लिया. नेक्स्ट देखते हैं पावर. हाउ डू वी डिफाइन पावर? व्हाट इज पावर? W is equal to, और लेट अस से वर्क को W बोल दिया तो पावर को विल यूज सम P. यूनिट इज P. राइट. सो पावर कैसे डिफाइन होता है? वर्क डन in unit time.
इसको लिखना हो तो लिख देना, ठीक है। एनर्जी ड्यू टू द फ्लो, so this would be joules per time, joules per second. That joules per second is known as watt. ये तो सबको पता है, राइट। सो 1 watt इज इक्वल टू, कन्वर्जन क्या है, 1 HP is equal to how many watts? 746, or you can say to be precise 745.7 watts. So somewhere around this, so you have this relationship. तो ये सब ज़्यादातर लोगों को पता है, ठीक है, पता भी होगा। Now what do we understand? तो वर्क से हमको क्या समझ में आता है? वर्क इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर मैं कुछ भी करता हूँ, ठीक है, इफ आई अप्लाई फोर्स ऑन इट, हाउ मच ऑफ द एनर्जी, सो वर्क, इसको यहाँ पे देखें, वर्क क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, तो ऐसा होगा। सो एफ कैन बी रिटर्न एज प्रेशर इनटू एरिया। मैं इसको गायब कर देता हूँ। F can be written as pressure into area into D. So this would be nothing but pressure into dV. This is called expansion work. ये D, मैं D लिखा हुआ है, ओके। सो ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे कि व्हाट इज एक्सपांशन वर्क। सो यहाँ से आता है, इसके ऊपर से रिलेशनशिप आता है। सो बेसिकली अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स एक्सपांड करता है, सो वो क्या करेगा, सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। वो एक्सपांड करने के लिए उसको सराउंडिंग के ऊपर वर्क करना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो वर्क। एनी हाउ, अगर तुमको कुछ भी वर्क, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग यू हैव टू डू सम वर्क, सो दैट इज सम, यू हैव टू स्पेंड सम एनर्जी, दैट इज द वर्क। वही वर्क कितने, मतलब ये हमको समझ में आया कि वर्क क्या है, लेकिन वही वर्क पर यूनिट टाइम में, मतलब how what is the rate of the work, that is कितना जल्दी होता है कितना स्लो होता है। आई कैन डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क लेकिन ज्यादा टाइम में, मतलब वो स्लो पावर कम है। तो पावर कम ज्यादा का एक्सप्लेनेशन दूंगा तो कैसे होगा, अगर बाइक चला रहे हो, ठीक है। नहीं, एक्सपांशन वर्क को फ्लो एनर्जी नहीं बोलते हैं। विल सी दैट इन थर्मोडायनेमिक्स, डोंट वरी अबाउट इट, आई एम जस्ट गिविंग यू हियर द थिंग्स, राइट। तो देखेंगे एक्सपांशन वर्क इज कंप्लीटली डिफरेंट देन फ्लो एनर्जी। एनी हाउ, कुछ तो बोल रहा था, व्हाट, क्या बोला, या। सो इफ यू आर राइडिंग अ बाइक, ठीक है, तो एक्सेलरेट ज्यादा करते हो, तो क्या मिलता है, ज्यादा पावर मिलता है। मतलब गिवन टाइम में तुम लोग ज्यादा वर्क स्पेंड करते हो, ज्यादा वर्क करते हो, ठीक है, बिकॉज अगर ज्यादा स्पीड में जाना है, so you need to do more work in given time, so there you say you have more power, ठीक है। so ये सब चीजें वहाँ पे यूज होती है। नेक्स्ट, the definition of mole. In real application, all type of energy conversion can be only find with Bernoulli equation नहीं रहती। तो देखेंगे वो सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस है। Bernoulli's equation is only mechanical energy balance. We can do other forms of energy balance also. We are going to see that. वो भी देखेंगे, ठीक है, don't worry about it। लेकिन Bernoulli's equation से सब कुछ फाइंड नहीं कर सकते। Bernoulli's equation सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी देता है। उनको अलग से एंथैल्पी बैलेंस करना पड़ता है, मतलब एनर्जी बैलेंसेस अलग से करने पड़ते हैं, right, to find out heat transfer कितना होगा and all that। Anyways, next is definition of mole। So कल ही बोला था, what is mole? Mole is nothing but number of molecules। How many molecules? 6.022 into 10 raised to 23।
और ये नंबर कहाँ से आया? दिस नंबर कम्स फ्रॉम C12, कार्बन का जो कार्बन 12 है, जो आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन 12, राइट, उसके 12 ग्राम्स में you had these many molecules. ये फाइंड किया था. This is what Avogadro's number is. Right. So if you want to write it down. मैं लिखवा देता हूँ. 12 grams of carbon 12 contains 6.022 into 10 raised to 23 number of molecules. Any molecule, any material with this number of molecules is called 1 mole. तो ये उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, 1 मोल. ओके, नेक्स्ट you have molecular weight. So how do you define molecular weight? Molecular weight is nothing but weight, or you can say mass, of 1 mole of substance. Correct. So इसका यूनिट क्या होता है? This would be kg per k mole, or you can write gram per mole. So when I say mole, it means gram mole only. अगर मैं किलो मोल लिखता हूँ, so that is kg of moles. Whereas if I write moles, that is nothing but gram moles only. ठीक है? Okay. तो ये तो ज़्यादातर लोगों को पता है. Next, moving forward. Equivalent weight. So ये सब हम लोग अभी सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं. ठीक है? So how do you define equivalent weight? Molecular weight, MW. मैं इसको short form में लिख देता हूँ, MW. MW divided by its valency. Molecular weight. So equivalent weight is nothing but molecular weight divided by its valency. Valency क्या होता है? What is valency? The tendency of a molecule to give or take number of electrons, right? Free electrons, basically, or the empty spaces in the outermost orbital, right? So that is called a valency. ये जैसे कि Cl माइनस होगा, उसका वैलेंसी क्या होगा? 1, राइट. H प्लस है, वैलेंसी क्या है? 1, because this can take 1 electron and this has one excess electron. This can give electron, this will take electron. Similarly, N की वैलेंसी क्या होगी? +3, sorry, -3. So valency would be 3. Correct? So इसी के हिसाब से कोई भी अगर मॉलिक्यूल है तो उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो हम लोग देखते हैं. एग्जांपल लेते हैं. 1
ग्राम ऑफ H3PO4 solution है. You have 1 gram of H3PO4 solution. So what is the equivalent weight of it? Or simply saying that इसको भी जाने देते हैं. Let's say 1 gram equivalent of H3PO4 solution is equal to how many grams of H3PO4. यहाँ पे फर्क क्या है? यहाँ पे ये टर्म अलग है, ग्राम इक्विवेलेंट. ठीक है. So 1 gram equivalent of H3PO4 solution is equal to how many grams of H3PO4? ये कैसे मिलेगा? इसका मोलिकुलर वेट कितना है? इसका मोलिकुलर वेट इज 98. ठीक है. एंड व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ H3PO4? वैलेंसी कितनी होगी? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ इट? दिख तो रहा है, H3 है. सो H कितना हो जाएगा? ये H3 और PO4 -3 और H +1 into 3 है. ठीक है ना. What is the valency here? -3 overall जो भी हो. Right, so valency is 3. So what you have to do is 98 divided by 3. कितना होगा? 32.7 grams. Is this clear? So similarly, चलो start करो. Find equivalent weight of Na2CO3. मोलिकुलर वेट कितना है Na2CO3? 106. ठीक है ना. This is 23, 11.5 into 2, and this is 60. Sorry, 23 into 2. Sorry, this is 23 into 2. That is 46 into 60 or plus 60. This would be, molecular weight would be 106. Valency is Na2 plus 2 है 2, 53. Equivalent weight कितना हो जाएगा? 53. Is this clear? Okay, done. Next. ये सब मैं नोटेशंस के फॉर्म में दे रहा हूँ बिकॉज दिस वुड बी यूज्ड फॉर इट. राइट. नाउ नेक्स्ट. सॉलिड्स की कॉम्पोजिशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाउ डू वी रिप्रेजेंट द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉलिड्स? either weight percentage, or most of the time it has to be weight percentages only when you talk about solids. So what is weight percentage? Weight percentage मतलब कैसा होगा? So that you have a mixture of A and B. ठीक है. तो क्या करूँगा? मास ऑफ ए, तो उसको बोलूँगा XA. वेट को यूजुअली, वेट परसेंट को यूजुअली कैसे लिखते हैं? X से लिखते हैं. मोल परसेंटेज को हम लोग यूजुअली Y से डिनोट करेंगे. So mass of A upon mass of A plus mass of B. Is this clear? So this is your weight percentage. तो मतलब इसका मतलब क्या है? Mass of A upon total mass. Done. ठीक है. Similarly कैसे लिख सकते हो XB? MA upon M, M total, sorry, MB upon M total. So usually इस फॉर्म में सॉलिड्स का रिप्रेजेंटेशन होता है. Very rarely solids are represented in mole percentages. ठीक है. Next.
एक और होता है, मतलब सॉलिड्स के लिए यूजुअली वी आर गोइंग टू यूज मोल वेट परसेंटेज, ठीक है। मोल परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं बट रेयरली यूज होता है। नेक्स्ट इज लिक्विड सॉल्यूशंस। So if you have liquid solutions, what percentage you use? You use mole percentages. मोल परसेंटेज। सो मोल परसेंटेज कैसे डिफाइन करते हैं? मोल परसेंटेज को डिनोट करते हैं वाई से। क्या होगा? मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी। दिस इज सॉरी, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। सो वी यूजुअली राइट दिस सम मेनी टाइम्स, और कई बार वी राइट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑल्सो। हम लोग एक तो मोल परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं, दूसरा होता है कंसंट्रेशन। सो हाउ डू यू डिफाइन कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन मतलब क्या है? सो दो टाइप की कंसंट्रेशन हो सकती है, मोलार कंसंट्रेशन हो सकती है और मास कंसंट्रेशन भी हो सकती है। हाउ डू यू डिफाइन कंसंट्रेशन? कैसे डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन को? मोल्स पर लीटर। ये इसको बोलेंगे मास कंसंट्रेशन, मतलब केजीज पर लीटर। मतलब ये क्या है? डेंसिटी है। दिस इज डेंसिटी, दिस इज डेंसिटी। इसको मैं मोलार डेंसिटी या सिंपल डेंसिटी ऐसा बोल सकता हूँ क्या? कल देखा तो था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन एंड डेंसिटी? अगर ये मास कंसंट्रेशन की बात करूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? जल्दी बताइए। सेम है कि नहीं है उतना तो बताओ। एकदम सिंपल से क्वेश्चन किया है ये। यूनिट से सेम लगता है। स्मिथ शाह says नो सर, नॉट सेम। सो व्हाट इज डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस स्मिथ? डिफरेंस क्या है? इट डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर वेट। नहीं नहीं, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो यार चीजों को, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्या डिफरेंट है। यहाँ पे जो मोल्स ले रहे हैं ना, ये मोल्स ऑफ ए है अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। वैसे ही मास कंसंट्रेशन को क्या बोलेंगे? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल, सॉरी, मास ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम। वेर डेंसिटी होती है ना, मोलार या जो भी, सो अगर मोलार डेंसिटी होगी तो कैसी होगी? मोल। तो ये कौन से मोल्स होंगे ऊपर? टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, एक। और मास डेंसिटी क्या होगी? ये फर्क है, ध्यान से। टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। लॉजिकली ये फर्क है, ठीक है। अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूंगा, दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो ये जितना भी डिफाइन किया हमने, मोल परसेंटेज, ये सब किसके लिए? कंपोनेंट्स के लिए। वेयर एज व्हेन वी से डेंसिटीज, तो वो किसके लिए होता है? टोटल होता है। मतलब वो डेंसिटी ऑफ ए नहीं होता, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का होगा मतलब टोटल होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से डिफरेंस है, ध्यान से। सो दीज आर, ये जो है ये किसके लिए है? ओनली फॉर पर्टिकुलर कंपोनेंट्स। ये दीज आर टोटल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलो मूविंग फॉरवर्ड। इसमें एक और चीज डिफाइन होती है, एक और तरीके से डिफाइन होता है, दैट इज पीपीएम। 1 ppm इज हाउ मच? क्या होता है 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। उसको बोलते हैं 1 ppm। ये किसके लिए है?
लिक्विड के लिए, ठीक है। वैसे ही अगर मैं सॉलिड्स के लिए पूछूं 1 ppm इज इक्वल टू डैश फॉर सॉलिड्स, तो क्या होगा? वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 मिलीग्राम ऑफ ए ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। मैं ए क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? कोई कंपोनेंट है, इट कैन बी ए बी एनी कंपोनेंट विच एवर मिक्सचर में जो भी है सभी के लिए वैलिड है। आई एम जस्ट राइटिंग फॉर ए क्योंकि नोटेशन में इजी पड़ता है, ठीक है। सो 1 मिलीग्राम ऑफ एनी कंपोनेंट, ए इज एनी कंपोनेंट, 1 मिलीग्राम ऑफ ए अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे डिफाइन होता है, ठीक है। सो सॉलिड्स के लिए 1 ppm कैसे डिफाइन होता है? अरे आंसर नहीं आया, मैं तो सोचा सबने दे दिया होगा। अरे यार ऐसा मत करो यार मेरे साथ। 1 मिलीग्राम अपॉन टोटल वेट, नहीं टोटल वेट नहीं होता है। 1, तो मैं लिख देता हूँ सॉलिड्स के लिए 1 ग्राम ऑफ ए अपॉन 10⁶ ग्राम्स ऑफ टोटल मिक्सचर, ठीक है। तो ये ध्यान से, ये सॉलिड्स के लिए कैसे 1 ppm कैसे डिफाइन होता है? 1 ग्राम ऑफ ए अपॉन 10⁶ ग्राम्स ऑफ टोटल मिक्सचर। लॉजिकली ये भी वही है, दिस इज ऑल्सो द सेम, ठीक है। ppm का मतलब क्या है? पार्ट पर मिलियन। मिलियन इज व्हाट? 10⁶, मिलियन इज व्हाट? 10⁶। तो ये आया ना मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हैं? तो 1 ppm का मतलब क्या है? 1 मिलियन में 1 पार्ट है, तो 1 मिलियन इज 10⁶। दिस क्लियर? यहाँ पर भी ऐसे तो वैसा ही है, ये ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 ग्राम ऑफ ए, अगर ऐसे होगा तो नीचे क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 1 मीटर क्यूब को अगर मैं को ग्राम के इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट करना है तो क्या होता है? 10⁶ cc, और यू कैन से 10⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन। सो ये लिक्विड के लिए होता है 1 ग्राम ऑफ ए अपॉन 10⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये है 1 ppm, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। सो ये सब लिक्विड की कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन की मेथड है, और कोई फर्क नहीं, कुछ नया नहीं है, ठीक है। मोल परसेंटेज ऑब्वियसली कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है, ये भी कंसंट्रेशन डायरेक्टली रिप्रेजेंट होता है, पीपीएम भी कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट होता है। दूसरी कौन सी मेथड है सबको पता ही है, ये तो सब पढ़ के आते हैं, ठीक है। 10th 12th में भी आता है मोलारिटी। कौन कौन बताएगा? चलो फटाफट। मोलारिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, और मोलालिटी क्या है? व्हाट आर दीज थिंग्स? 1 molar solution is how much? Molar it is 1 gram of A, any component, ठीक है ना? Sorry, 1 mole of A divided by 1 liter of solution, सही है? Molarity is what? 1 mole of A divided by, so 1 mole of solute. Let me write it as solute divided by liter of solution. Correct? Okay. How do we? Okay. मेरे को एक मोलर सॉल्यूशन बनाना है। मान लो कि मैं पूछूंगा कि यहाँ पे लिखते हैं, चलो जाते हैं, NaOH है। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH? 40, राइट। सो NaOH का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, कैसे बनाओगे?
NaOH का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, कैसे बनाओगे? कितना लेंगे? 1 मोल ऑफ NaOH, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? 1 मोल ऑफ NaOH कितना होगा? 40 ग्राम्स ऑफ NaOH। उसको क्या करेंगे? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मैं क्या करूंगा? 40 ग्राम्स ऑफ NaOH लूंगा, उसमें 1 लीटर वाटर ऐड कर दूंगा, सही है ना? ये गलत है कुछ? सही है? नहीं, सही नहीं है। राइट, ध्यान से, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होना चाहिए? लीटर ऑफ सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो अगर 40 ग्राम्स में 1 लीटर वाटर डालूंगा, तो वो जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो कितना बनेगा? शायद से 1 लीटर के ऊपर 20-30 ml ज्यादा बन जाएगा। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, 1 लीटर से ज्यादा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? 40 ग्राम्स लेंगे एक मेजरिंग सिलेंडर में, उसमें फिल कहाँ तक करेंगे? 1 लीटर तक, पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर बनाएंगे, तब 1 मोलर बनता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना। नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? व्हाट इज नॉर्मेलिटी? ग्राम इक्विवेलेंट, अभी देखा वही, डिवाइडेड बाय, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो ग्राम इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट है ना, सो यू कैन से मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो अगर NaOH का 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना होगा तो NaOH का 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना होगा तो सेम, 1 नॉर्मल इज इक्वल टू 1 मोलर, क्योंकि वैलेंसी क्या है? 1 है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट, मोलैलिटी। ये सब तो ज्यादातर ये सभी को पता है। हाउ डू डिफाइन मोलैलिटी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, यहाँ पे ध्यान से, केजी ऑफ सॉल्वेंट है, और कौन सा है? सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट है। तो इसमें क्या करेंगे? सेम एज मोलैलिटी, अगर हो गया। हाँ, अगर अगर वाटर सॉल्वेंट होगा, so it would be same as solution, because 1 kg is equivalent to 1 liter, right? But अगर water solution नहीं, water solvent नहीं है, so you cannot say that molality would be equal to molarity, ठीक है। तो ये सब फर्क है, क्योंकि ये क्या है? उसमें भी नहीं होगा बेसिकली। इसमें क्या है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, और ये क्या है? केजी ऑफ सॉल्वेंट है। तो उस केस में, वाटर के केस में भी सेम नहीं होगा इनफैक्ट, तो दैट मैटर, ठीक है। तो ये सब तो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, राइट। और एक होता है कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे? ग्राम पर लीटर। दिस कैन बी यूज्ड एज नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर लोगों को पता है। We are not going to go into the depth of स्पेसिफिक ग्रेविटी कल देखा था, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कैसे फाइंड करती है, वो पता है क्या? हाँ देख, चलो एक तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं specific gravity. Have you heard of API index, और सुना है क्या ऐसा कुछ?
टॉडल इंडेक्स, Boehme, I'm not pronouncing it correctly because I do not know how to pronounce it, but और फिर ब्रिक्स, ये सब ऐसे इंडेक्सेस है अलग अलग, राइट? सो दीज इंडेक्सेस, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी कल ही देखा था। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या था लिक्विड्स के लिए? लिक्विड्स के लिए था डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस और एनी लिक्विड, फॉर लिक्विड लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है? तो ये सब इंडेक्सेस है ना, ये सब इंडेक्सेस, जैसे कि एपीआई क्या है? अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। सो दिस इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सबके सब किसके साथ रिलेटेड होते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ, एसजी के साथ रिलेटेड होता है। एंड दिस एसजी इज आल्सो एट, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे होते हैं यूजुअली, ठीक है? सो तो ये एचजी के साथ रिलेटेड होता है। इसका फायदा क्या है पता है? ये हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होती है किसी भी फ्लूइड की, तो उससे क्या फाइंड करते हैं? एपीआई फाइंड करते हैं, उसके एम्पेरिकल इक्वेशन होते हैं। एक इक्वेशन लिख रहा हूँ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है? एक एपीआई का इंडेक्स, एपीआई यूज करता हूँ, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में अभी भी यही यूज होता है, एपीआई यूज होता है, ठीक है? तो यू हैव 141.5 डिवाइडेड बाई एसजी, ऐसा कुछ रिलेशन है, माइनस 131.5, ठीक है? तो ये इक्वेशन कहाँ से आ गया? ये एम्पेरिकल, एम्पेरिकल समझ में आता है? एम्पेरिकल इक्वेशन है। व्हाट इज एन एम्पेरिकल इक्वेशन? एम्पेरिकल इक्वेशन होता है जो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है? उससे कुछ प्लॉट मिलता है, वो प्लॉट को हम लोग वो एक्सेल में जाते हैं ना, एक्सेल में राइट क्लिक करके शो इक्वेशन करते हो, वैसा उसको कर्व फिटिंग बोलते हैं। तो हम लोग उसके उस कर्व के ऊपर से एक इक्वेशन निकालते हैं, दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट दैट कर्व। बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक इक्वेशन फाइंड करते हैं, दैट इक्वेशन इज दिस। तो ऐसे इक्वेशंस को जो एक्सपेरिमेंटल डेटा के ऊपर से आया, थियरी से नहीं आया, उसको बोलते हैं एम्पिरिकल इक्वेशन, ठीक है? सो यू गेट समथिंग लाइक दिस। तो इसका यूज क्या होता है? सो हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी भी, तो जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्या होता है कि जैसे भी क्रूड ऑयल आया तो उसकी प्रॉपर्टीज फाइंड करनी पड़ती है, हमेशा हर रोज क्रूड ऑयल आता रहेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज फाइंड करनी पड़ेगी। वो प्रॉपर्टीज कैसे फाइंड करेंगे? हर बार जाके हर एक, इसकी डेंसिटी क्या है, सल्फर कंटेंट क्या है, कार्बन कंटेंट क्या है, इसमें ये क्या है, वो क्या है, C1 से C6 कितना है, C6 से ये कितना है, राइट? साइक्लिक कंपाउंड्स कितने हैं, वो सब बहुत सारी प्रॉपर्टीज फाइंड, विस्कोसिटी कितना है, तो वो सब जानना पड़ता है, ठीक है? फाइंड करना पड़ता है, उसके ऊपर से डिसाइड, मतलब ऑपरेशंस में जाता है। तो इसका फायदा क्या है इस एपीआई का? ऐसा होता है कि वो लोग सिर्फ डेंसिटी मेजर करते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ डेंसिटी मेजर करते हैं। वो डेंसिटी को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और उससे एपीआई मिलता है। एपीआई, एपीआई का ऐसे टेबल्स होते हैं। एपीआई का जैसे कुछ वैल्यू आ गया रैंडमली, स्पेसिफिक ग्रेविटी का कुछ वैल्यू आया तो एपीआई की कुछ वैल्यू आ गया, मैं रैंडमली वैल्यू दे रहा हूँ, से दैट 5। तो उसके सामने एक टेबल होता है कि इसमें सल्फर कंटेंट कितना होगा, इसकी कंसंट्रेशन ये होगी, इसका ये विस्कोसिटी ये होगी। तो ये सब चीज है ऐसे टेबल में सामने दिया होता है। सो यू कैन डायरेक्टली ये फाइंड करने से तुम लोग क्या कर सकते हो? बाकी की सब प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हो। ऑब्वियसली इट्स नॉट एग्जैक्ट बट अ गुड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है? सो ये सब इंडेक्सेस स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज करते हैं टू फाइंड। जैसे कि ये ब्रिक्स है, सो ब्रिक्स यूज होता है आई थिंक ये शुगर जो मिल्स होती है ना, शुगर मिल्स या मोलासिस जहाँ पे बनता है, मतलब दूध, ठीक है? तो वहां पे ब्रिक्स यूज होता है। ब्रिक्स किस लिए होता है? सीधा स्पेसिफिक ग्रेविटी में मेजर करता हूँ और उस वो किसके साथ रिलेटेड होता है? ब्रिक्स। और ब्रिक्स किसके साथ रिलेटेड? डायरेक्टली कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर इन द स्लरी। जो सॉल्यूशन होता है उसमें शुगर की कंसंट्रेशन क्या है उसके साथ डायरेक्टली ये रिलेटेड होता है, एंड दिस इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है? सो दैट इज व्हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इज वेरी यूजफुल। तो ऐसे इंडेक्सेस हैं, ऑल दीज आर एम्पिरिकल। सो हर एक अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग इंडेक्स यूज होता है। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट इज पीएच। पीएच क्या होता है?
पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, ये तो सबको पता है। रिप्रेजेंट क्या रहता है पीएच? इफ आई से पीएच इज 1, सॉल्यूशन कैसा है? पीएच इज 13, सॉल्यूशन कैसा है? ये कैसा होगा पीएच? इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक। इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन इज बेसिक। ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट। हाँ, तो ये एसिडिक कैसे हो जाता है? तो दिस इज बेसिकली नेगेटिव लॉग है, ठीक है। सो जितना ज्यादा H प्लस होगा, पीएच का वैल्यू उतना कम होगा। सो वी नो दैट एसिड होता है, तो एसिड कौन से होते हैं? H प्लस Cl, तो HCl इज एन एसिड। तो उसमें H प्लस मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, तो H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। सो ये पीएच की वैल्यू कैसी होगी? कम, बिकॉज इट इज नेगेटिव साइन। तो ये कैसे जाता है? ऐसे जाता है, लॉग ऑफ 1/H प्लस, ऐसे हो जाता है। ये जितना ज्यादा होगा उतना ये वैल्यू कम होगी, दैट इज व्हाई इट इज एसिडिक में कम होती है, बेसिक में ज्यादा होता है। तो रेंज क्या है? इट इज फ्रॉम 0 टू 14, ठीक है ना। 0 इज बहुत ज्यादा एसिडिक, 14 इज बेसिक, 7 इज न्यूट्रल। ये सब डेफिनेशन, ये सब तो ज्यादातर लोगों को पता है, ठीक है। तो आज जितना भी किया उसमें से आई डाउट कि तुमको कभी सुना नहीं होगा ऐसी कुछ चीज होगी। ज्यादातर लोगों ने सभी कुछ किया है, बट स्टिल वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया? पहले सॉलिड्स देखा था, फिर क्या देखा? लिक्विड देखा। तो लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन कैसे रिप्रेजेंट होते थे? हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया? ये चीज, ये सब चीजें क्या किस लिए यूज होती है? लिक्विड्स की कंसंट्रेशन के लिए, इसलिए यहाँ पे आया था। हम लोग कहाँ पे थे? कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड्स। तो यूजिंग दीज इंडेक्सेस यू कैन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड्स। नेक्स्ट है गैसेस। तो गैसेस में क्या यूज होता है? एक तो मोल परसेंट यूज होता है, वो तो पता ही है। दूसरा क्या यूज होता है? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? I'll usually represent it as bar, P bar. This would be yi into P। ये yi क्या है? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो बाकी तो इसमें पार्शियल प्रेशर, यूजुअली कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए या तो पार्शियल प्रेशर या तो मोल परसेंटेज। मोल परसेंटेज इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन, तो वो यूज होता है। यू हैव एन आइडियल गैस। आइडियल गैस इज इक्वल टू क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये इक्वेशन सबको पता है, ठीक है। सो फॉर एन आइडियल गैस हमको क्या पता है? मोल परसेंट इज इक्वल टू प्रेशर परसेंट, ये वाला है। मोल परसेंटेज इज इक्वल टू प्रेशर परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम परसेंटेज। दिस इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैस। मोल परसेंटेज का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शंस, Na अपॉन टोटल N। ये होता है प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। ये होता है वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तीनों तीन इक्विवेलेंट सेम होता है फॉर एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस लॉ और ये सब पता है। ठीक, ये सब आइडियल गैस लॉ और ये सब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा देखेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे देखते हैं, आइडियल गैस होगा उसकी डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, तो यहाँ से डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे ऑफ गैस? डेंसिटी क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड, सो कैसे होगी? एन बाई वी, सो यू हैव पी बाई आर टी इंटू एम। ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। पी बाई आर टी क्या देता है? आई राइट इट हियर, पी बाई आर टी क्या देगा? इज इक्वल टू एन बाई वी। तो ये होगा मोल्स पर मीटर क्यूब, मोलार डेंसिटी। दिस इज molar density and this is normal density, ठीक है। So these are the things which हाँ। नेक्स्ट, ये आइडियल गैस लॉ कहाँ से आ गया? राइट, वो पता है, बॉयल्स लॉ पता है, चार्ल्स लॉ पता है, वो सब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा देखेंगे। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट हियर मोर, ठीक है।
तो अगर किसी को जानना है सिर्फ आफ्टर द क्लास अभी इंटरेस्टेड है तो बता दूंगा, अदरवाइज बॉयल्स लॉ क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v एट कांस्टेंट T, दिस इज योर बॉयल्स लॉ। ठीक है, और चार्ल्स लॉ क्या है, V by T is equal to, or I'll say simply V is proportional T at constant pressure, दिस इज चार्ल्स लॉ। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है, PV is equal to nRT। इन दोनों, you combine these two, so what do you get, you get P into V is equal to, यहाँ पे अगर मैं राइट यहाँ पे इसके ऊपर से PV मिलता है, यहाँ से VT मिलता है, so you get PV is equal to RT। ये N भी डाल सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी हो मोल, ये V वॉल्यूम कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, so we combine these two you get okay। I think नेक्स्ट। सो यहाँ पे मैं स्पीड में इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज वी ऑल नो दिस, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो जस्ट लिस्ट आउट कर देते हैं नोट्स में, सो दैट अगर कहीं पे मिस हो जाता है तो याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अमेगेट्स लॉ। सो अमेगेट्स लॉ किसके लिए वैलिड है, अगेन आइडियल गैस, मतलब आइडियल सॉल्यूशंस के लिए भी वैलिड है। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए भी, लेकिन वो देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए ये लिख देते हैं, V इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू summation of individual volumes। ठीक है, so this is called Amagat's law। डाल्टन्स लॉ क्या है, ये सब किसके लिए वैलिड है, आइडियल गैस के लिए वैलिड है। व्हाट इज डाल्टन्स लॉ, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, ये ऐसा है V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा PI बार। ये कैसा है इंडिविजुअल कंपोनेंट का, वैसे भी ये भी P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश। अगेन ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर आइडियल गैसेस। सो ये अमागेट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ, इसका यूज करके ही ये वाली कंडीशन आती है। कौन सी कंडीशन, ये मोल परसेंट इज इक्वल टू प्रेशर परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम परसेंट फॉर एन आइडियल गैस, ये कंडीशन उसी के बाद ही आती है। ठीक है, सो डन। ओके, नेक्स्ट। अभी ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट, बट मैं बता देता हूँ। तो एक होता है मिक्सचर्स है, अगर मेरे पास इफ आई हैव मिक्सचर्स, तो अभी के लिए ये जो बता रहा हूँ वो मान लो। ठीक है, हम लोग इसको जब थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे तब डिटेल में देखेंगे कब ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो वैलिड है और कब नहीं वैलिड है, वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन अगर मिक्सचर्स है, मिक्सचर्स के लिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे अगर मुझे एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, तो मुझे फाइंड करना है मिक्सचर के लिए मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, तो कैसे करूँगा, सिग्मा MI/XI, मतलब ये होगा MA इंटू XA प्लस MB इंटू XB। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। मैंने सिर्फ बाइनरी कॉम्पोनेंट्स लिए, बाइनरी सिस्टम लिया है B। व्हाट इज दिस, molecular weight of A, molecular weight of B। So ये क्या है, MW मिक्स हो गया, राइट। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अगर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, इसको मिक्सिंग रूल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मिक्सिंग रूल, सो आई यूज दिस। Sorry, sir, it is M average। What is the difference between M average, like how do you define M average, this is called M mixture, this is not average। Okay? इसको एवरेज नहीं बोलते, इसको मिक्सचर प्रॉपर्टी, मिक्सिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, राइट। तो इसको मिक्सिंग, दिस इज कॉल्ड अ मिक्सिंग रूल।
ठीक है, दिस इज नॉट कॉल्ड एवरेज। ये हो जाएगा रो ए एक्स ए प्लस रो बी। बेसिकली ये क्या देगा, सॉल्यूशन जो होगा, जो मिक्सचर जो होगा उसकी, उसका क्वांटिटी देगा तुमको। ठीक है, दिस इज हाउ यू फाइंड डेंसिटी और एनी अदर प्रॉपर्टी फॉर दैट मैटर। हम लोग ये यूज कर सकते हैं बट कॉशियसली यूज करेंगे। या यू कैन से सी, हम लोग जब थोड़ा डिटेल में जाएंगे ना, अभी इसको रहने देते हैं राज। ठीक है, जब मैं डिटेल में जाऊंगा ना तब ये तुम्हारा एक क्वेश्चन याद रखूंगा। ठीक है, एम एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास। सो एम एवरेज और मिक्सिंग प्रॉपर्टी वो थोड़ी अलग होती है, वो मैं बताऊंगा कैसे अलग होती है। ठीक है, ओके, डन। सो चलो, हाँ, सो ये सब अभी तक का जो भी था वो सब बेसिकली वेरी फंडामेंटल, सबको आता होगा। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को आता होगा। सो इसमें तो ज़्यादा कुछ मेरे लिए काम नहीं था। आई आई नो लाइक मोस्ट ऑफ यू नो दीज थिंग्स। ठीक है, लेकिन अभी जो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये सब पूरा सिर्फ डेफिनेशंस थे, फंडामेंटल्स, तो उसमें ज़्यादा नहीं जाते। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल बैलेंस, लेकिन किसके लिए, फॉर नॉन रिएक्टिंग सिस्टम। ठीक है, सो अभी मैं क्या करूंगा, सिर्फ ओवरव्यू देता हूँ। आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू। नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तब उसको इसके ऊपर से एग्जांपल्स करेंगे, इसको समझेंगे क्या होता है। ठीक है, लेकिन पहले तो समझते हैं कि मटेरियल बैलेंस में करते क्या है। करना तो तुमको आता ही है, आई एम नॉट सेइंग कि तुमको मटेरियल बैलेंस करना नहीं आता है। ठीक है, लेकिन ये सब जो टर्म्स है, तो मटेरियल बैलेंस का इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन वो बताओ। कैसे लिखेंगे, इनपुट प्लस कुछ होता है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस अक्यूमुलेशन। इसके अलावा कोई टर्म आती है क्या, स्मिथ या जुबेर, इसके अलावा कोई टर्म आती है क्या इसमें? जनरल इक्वेशन पूछा था इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, कौन सी टर्म आएगी, यही पढ़ा है। इनपुट माइनस आउटपुट प्लस कंजम्पशन। देखो, अगर जनरेशन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, अगर कंजम्पशन होगा तो राइट हैंड साइड में आएगा। ठीक है, सो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट या माइनस कंजम्पशन, यू कैन से। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस जनरेशन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस कंजम्पशन, ऐसे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सो सी फर्क कुछ नहीं है, ये जनरेशन है। सो बेसिकली ये ऐसी क्वांटिटीज है जो सिस्टम में आ रही है, इनपुट कमिंग, जनरेशन सिस्टम में ऐड हो रहा है, आउटपुट सिस्टम से बाहर जा रहा है, एक्यूमुलेट, सो वहीं पे रह जा रहा है, बाहर मतलब वो अलग से है। कंजम्पशन वापस से यूज होता है। सो दीज जनरेशन एंड इनपुट वो लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये टर्म्स कब आती है, when do we get these terms, consumption and generation, when we have reacting systems, मतलब जब रिएक्ट होगा, कुछ रिएक्शन होगा तब होता है। सो अगर, हाँ राज सही है, सो अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है सो ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, बेसिकली कोई भी एक ही आता है एक्चुअली, हम दोनों लिख रहे हैं बट दोनों नहीं लिखते यूजुअली, इधर वी राइट जनरेशन और वी राइट डिसअपियरेंस, कंजम्पशन इज नथिंग बट वी राइट डिसअपियरेंस। सो हम लोग कोई भी एक ही टर्म लिखते हैं, बट सिंस यू गाइस सेड तो मैंने लिख दिया, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो वी हैव ओनली इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस अक्यूमुलेशन। मुझे बताओ, ये जो इक्वेशन है मटेरियल बैलेंस का इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड, और यू हैव ऑलरेडी रिटन राइट, जनरल इक्वेशन। सो ये आप, वेयर डज दिस कम फ्रॉम, कहाँ से आता है,
Where do you get this equation from? मेरे को नाम लेके बुलाना पड़ेगा क्या? कौन कौन है? यू हैव एंड प्लीज ये जो अपना नाम जो है वही रखना, कुछ ऐसे नाम मत रखना कि भाई मेरे को ये कौन है। आई थिंक दिस इज वन गाइस डॉट डॉट। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हेलो। ओके, ग्रेट। सो हाँ, कहाँ से आता है ये इक्वेशन? कौन बताएगा? आंसर कौन देगा? चलो पूछता हूँ किसी से। कौशिक वैजापुरकर। कौशिक, अपना माइक अनम्यूट करो और आंसर बताओ। वेयर डू वी गेट दिस इक्वेशन फ्रॉम? अरे यार, वापस से म्यूट कर दिया तुमने। डज एनीवन हैव आंसर? यस, यस, हाँ। नहीं? ओके ग्रेट, अदरवाइज यूज द चैट बॉक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन कहाँ से आता है? दिस कम्स फ्रॉम ये कंजर्वेशन ऑफ मास। कहाँ से आ गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स पहले पढ़ना चाहिए, बट चलेगा। सो दिस कम्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो भी कौन से सिस्टम के लिए? ओपन सिस्टम्स के लिए। हम लोग देखेंगे ध्यान से। और ओपन सिस्टम जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं उसमें होता है कि इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलता है। ठीक है, सो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो यहाँ पे ध्यान से मेरे को ये चीज एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं सब टाइम पास कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो बता रहा हूँ, ये क्या बता रहा है? ए मान लो कि 500 केजी अंदर आ रहा है। ठीक है, सो कितना, अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है तो कितना ए बाहर जाएगा? 500 केजी ही। आई यू श्योर और नॉट? ये करेक्ट है कि नहीं है? अगर मान लो मेरा अक्यूमुलेशन 50 केजी हो गया। मेरा अक्यूमुलेशन कितना हो गया? 50 केजी हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अंदर जितना, अंदर 500 केजी जा रहा है, तो बाहर कितना जाएगा? नहीं, सी यहीं पे प्रॉब्लम है। बाहर वापस से 500 ही जाएगा। वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, कल मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्टेडी फ्लो, या सॉरी, we'll talk about steady state and unsteady state। कल बात करेंगे, कल इज इन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। we'll talk about this in the next lecture। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो ये क्या है? ये अंदर 50 केजी मटेरियल होगा, अंदर 50 केजी मटेरियल है, तो भी क्या होगा? देखो एक एग्जांपल देता हूँ, वो देखा हुआ है? हाँ सर, एक्यूमुलेट होगा तो 450 ही होगा आउटपुट में। लॉजिकली यहाँ पे बता रहा हूँ। ये पेन है, वो पहले एक पेन आती थी पता है ऐसे, अंदर वो अलग अलग टिप आती थी बहुत सारे, आगे से निकाल देते पीछे डाल देते, आगे से निकाल देते पीछे डाल देते, राइट? तो से दैट अंदर सब टिप भरा हुआ है, पूरा अक्यूमुलेट हुआ है। अंदर कितना है? 50 केजी ऑलरेडी भरा हुआ है, अंदर 50 केजी है। अब मैं यहाँ से एक टिप लूंगा, पीछे से डालूंगा, कितना टिप बाहर निकलेगा? एक ही, कंप्लीटली। मतलब
जितनी टिप्स मैं अंदर डालते जाऊंगा उतनी ही टिप बाहर निकलती जाएगी, राइट। सो अक्यूमुलेशन का टर्म है ना, वो थोड़ा अलग है, थोड़ा हम लोग ध्यान से देखेंगे। अक्यूमुलेशन हमेशा अनस्टेडी स्टेट के लिए होता है। मतलब जुबेर तुम जो पूछ रहे हो ना, तो उसमें कैसा होता है कि पहले खाली था, उसके बाद 50 केजी भरा, तो जब तक अनस्टेडी स्टेट था ना तब तक वो कम आएगा, ठीक है, बाहर। क्योंकि जैसे ही स्टेडी स्टेट हो जाएगा, भले ही अंदर 50 केजी भरा हुआ है, अंदर 500 केजी जाएगा और बाहर भी 500 केजी निकलेगा। राइट, सो दीज थिंग्स, इसको थोड़ा सोचना, हम लोग कल देखेंगे वापस से, कल ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में विल सी दिस इन डिटेल। थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अनस्टेडी स्टेट क्या होता है, स्टेडी स्टेट क्या होता है, कैसे उसको विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। सो विल सी दीज थिंग्स। तो मान लो कि 50 केजी ऑलरेडी भरा हुआ है यहाँ पे, दिस इज ऑलरेडी 50 केजी। सो यहाँ पे 500 केजी जाएगा, तो ये बाहर भी 500 केजी ही मिलेगा, ठीक है। इज दिस क्लियर, किसमें डाउट है? ठीक है, सो एनी हाउ, चलो, if there are any other doubts, मतलब regarding this material balance we are going to cover, सिर्फ मैं एक overview दे रहा था, ठीक है। हम लोग ये सब चीजें करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम वापस से ये सब चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो इसके अलावा ऊपर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर इसमें डाउट है तो वी विल सॉल्व इट नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अदरवाइज विल एंड द लेक्चर हियर। हाँ, पीडीएफ सेंड कर देना। सो नोट्स, हाँ, तो क्या करते हैं, टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं। टेलीग्राम है सबके पास? सी, टेलीग्राम बेटर रहेगा, ठीक है। सो टेलीग्राम ग्रुप बनाता हूँ मैं, और सबको मैं बोलूँगा, उनको वो सबको ऐड करेंगे, बिकॉज मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। गेट एकेडमी में जो है उनके पास आपका नंबर है, तो उनको बोलूँगा एक टेलीग्राम ग्रुप बना के सबको ऐड करेंगे और मेरे को भी ऐड करेंगे, ठीक है। उस ग्रुप में मैं अपने नोट्स डाल दूँगा, ठीक है। नोट्स है, और अगर वीडियो शेयर करने हैं तो वीडियो शेयर, जो वीडियो की लिंक होगी वो भी वहाँ पे मिल जाएगी, तो गो टू दैट। तो वीडियो भी अगर मिस हो जाता है लेक्चर या कुछ भी है तो वहाँ से आप रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, બીજું કોઈ ડાઉટ છે? બીજું કોઈ બી છે તો પૂછી જો, राइट। ओके, नाउ लेट मी आस्क यू दिस थिंग, स्पीड बराबर है, ये स्लो जाना है, फास्ट जाना है, मुझे अभी तो नहीं, अभी तो हमने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया है, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा फीडबैक देखेंगे, ठीक है। कि थोड़ा फास्ट जाना है, स्लो जाना है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इतनी ओके, इससे फास्ट नहीं? ओके, ठीक है। नहीं नहीं, जब चीजें एक्सप्लेन करनी होगी ना, सी ये सब चीजें क्या है तुमको पता है, सो मैं एकदम चला गया। जो चीजें तुमको नहीं पता होगी, जैसे कि ये ये चीजें नहीं समझ में आ रहा है, मतलब स्टेडी स्टेट है, जो क्रिटिकल चीजें होगी, देयर आई स्पेंड टाइम, थोड़ा आराम से जाएंगे, सबको समझ में आएगा, उसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है, आराम से एक्सप्लेन करके आगे जाएंगे। देयर आर सर्टेन क्रिटिकल थिंग्स, वहां पे मैं टाइम स्पेंड करूंगा, डोंट वरी। बाकी सब चीजें जो तुमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, विल मूव फास्ट इन दैट, ठीक है। या, ओके, तो हम लोग देखेंगे, राइट। चलो देन, ओके, बाय, सी यू। नेक्स्ट वीक का जो वो होगा, क्लासेस का होगा, तो मुझे ये बताओ, सबको 7 बजे का टाइम कन्वीनियंट है, 7-7:30 के आसपास का नेक्स्ट वीक में? वी कैन हैव 7 to 9, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। 7 to 9 या 7 to 8:30 ऐसा कुछ रखेंगे, ठीक है ना। तो हाँ, तो ऐसा कुछ रखेंगे, शेड्यूल करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो देख लेंगे, ठीक है। ओके, चलो, तो डन, डन, बाय बाय।